हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मुद्रा तथा बैंकिंग, उसके एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वह व्यापारिक बैंक तथा उसके कार्य। इसके पहले हमने केंद्रीय बैंक तथा उसके कार्य देख लिए हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप जरूर देखेंगे। आज हम समझेंगे कि कॉमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक बात का आप ध्यान रखें कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के आप घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्यापारिक बैंक तथा उसके कार्य। अब देखिए, व्यापारिक बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक क्या है, इसके डेफिनेशंस तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज समझिए। आप अपने घर के आसपास जितने भी बैंक देखते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, या इसके अलावा एचडीएफसी या एक्सिस बैंक, जो भी बैंक आप देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी, इन सभी बैंकों को आप व्यावसायिक बैंक कहते हैं। अच्छा, अब आप समझिए कि उन बैंकों में क्या होता है। आप बैंक में जाते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उनको जरूरत पड़ने पर उनसे लोन लेते हैं, वो आपका पैसा जमा करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट आपको देते हैं, आप अगर लोन लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट देते हैं। ये सारी प्रक्रिया ही बैंकिंग कहलाती है और इन सारी प्रक्रियाओं को जो करता है वो क्या कहलाता है, व्यापारिक बैंक कहलाता है। क्या आप रिजर्व बैंक में जाके अकाउंट खोलते हैं? नहीं। क्या आप वहां जाकर लोन लेते हैं? नहीं। इसलिए वो केंद्रीय बैंक है, वो लोगों से डील नहीं करता। लेकिन जिन बैंकों में आप अपना जमा करा सकते हैं और जहां से आप ऋण प्राप्त करते हैं, वो व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। ठीक है, जो ये लेन देन का काम करते हैं। बाकी डेफिनेशंस को भी देखेंगे। तो मिश्रित पूंजी वाले बैंक जो सामान्य बैंकिंग का काम करते हैं, सामान्य बैंकिंग का काम मतलब आपका डिपॉजिट जमा करना और आपको ऋण देना, इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस है, देखेंगे, वो व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। जो बैंक, ध्यान से समझिए, जमा करने, ऋण देने, चेकों की रकम संग्रह करने, उनका भुगतान करने और व्यापार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आपके पैसे को जमा करेंगे, आपको ऋण देंगे, अगर आपका चेक है तो उसका भुगतान करेंगे, ठीक है, और आपके व्यापार के प्रतिनिधि के रूप में भी, कई बार आपके बैंकिंग सिस्टम, आपके फर्म के नाम से आपका बैंक अकाउंट हो जाता है, आपके प्रतिनिधि के रूप में वो काम करते हैं। ये बैंक व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए सरकारी प्रतिभूति, विनिमय पत्र, कृषि उपज और माल की जमानत पर ऋण भी प्रदान करते हैं। आरबीआई के साथ ऐसा कुछ नहीं था, व्यापार वगैरह का कुछ सिस्टम, लेकिन यहां क्या है, यहां आपको व्यापार के लिए, कृषि के लिए या कृषि उपज के बदले आपको कोलेटरल रख के आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिला के दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कमर्शियल बैंक को आपको ध्यान रखनी है। एक, वो पैसा डिपॉजिट करेंगे यानी जमा, दूसरा आपको लोन देंगे। ये दो चीज तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये काम जो करेगा, और ये किस लिए करेंगे, इनका क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। मोटिव ये सब करने का प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मोटिव या लाभ के लिए। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो ये कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंकों का एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। अच्छा, आगे देखते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनीज एक्ट जो है, जो लाभ के उद्देश्य से साख का क्रय विक्रय करते हैं, यानी मनी का, क्रेडिट का क्रय विक्रय करते हैं, उन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो व्यापारिक बैंक है उनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने बार बार आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए, जो बैंकिंग है उसको रेगुलेट करती है आरबीआई, और आरबीआई ने शेड्यूल बना रखा है। उस शेड्यूल में जिन बैंकों को डाल रखा है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। जाहिर सी बात है, उनको विशेष लाभ और विशेष गाइडलाइंस मिलती है। अनुसूचित बैंक वो बैंक है जिन्हें रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी अनुसूची, जो सेकंड शेड्यूल है आरबीआई का, उसमें शामिल कर रखा है। इन बैंकों को अपने जमा देय धन का और मांग एवं समय दे होता है, यानी जो टाइम लायबिलिटी है, जितना पैसा उनको देना होता है, एक निश्चित प्रतिशत नगद कोष रिजर्व में रखना होता है। उसका कुछ हिस्सा उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसको कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। यानी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगी, जो द्वितीय अनुसूची में शामिल होंगी, उनके लिए कुछ नियम कानून होते हैं। उनको कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कुछ अपने पास रखना पड़ता है। इसके बदले में उनको आरबीआई से बहुत सुरक्षा भी मिलती है, उनको दिवालिया होने से आरबीआई बचाती है, उनको जरूरत पड़ने पर ऋण देती है और पूरा बैंकिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाए रखती है। तो ये अनुसूचित बैंक इनको कहा जाता है, या जिसको शेड्यूल बैंक कहते हैं।
गैर अनुसूचित या नॉन शेड्यूल्ड क्या है? गैर अनुसूचित बैंक में है जिन्हें रिजर्व बैंक अपनी दूसरी सारणी में शामिल नहीं करता। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहता है। हाँ, उनको रिजर्व बैंक उनसे अपने डिटेल जरूर मांगता है कि आप प्रति माह कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ गैर अनुसूचित और अनुसूचित अगर आपसे पूछे कभी तो आप बता सकते हैं। इसका सिंपल लॉजिक आप ये देंगे कि रिजर्व बैंक की जो दूसरी अनुसूची है अगर उसमें बैंक का नाम शामिल है तो इसका मतलब वो अनुसूचित बैंक है, नहीं तो गैर अनुसूचित बैंक है। ठीक है, अब देखिए व्यापारिक बैंकों का कार्य क्या है। तो प्रमुख रूप से ये 4 काम है। पहला, जमा प्राप्त करना यानी एक्सेप्ट डिपॉजिट, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट। दूसरा, ऋण प्रदान करना, ग्रांट, लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, मैं साथ साथ में इसलिए बताता हूं कि आपको वर्ड समझ में आ जाए। एजेंसी संबंधित काम यानी वर्क एज एजेंट, क्या एजेंसी का काम करती है बताते हैं अभी। और कुछ अन्य कार्य भी हैं। ठीक है, तो विविध कार्य भी कुछ है, मिसलेनियस वर्क भी है, इनको देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या मिसलेनियस वर्क है इनको भी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो काम होता है उनका जमा प्राप्त करना। अब सवाल यह आता है कि जो कमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक हैं वो किस तरीके का जमा प्राप्त करती हैं, किस तरह का डिपॉजिट अपने पास रखती हैं। तो जमा प्राप्त करने में देखो, ये जो रिजर्व बैंक्स हैं, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास 4 तरीके के अकाउंट खोले जाते हैं। एक होता है बचत खाता या सेविंग अकाउंट, चालू खाता या करंट अकाउंट, स्थायी जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो 2 खाते हैं इनको बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, हिंदी में कहते हैं मांग जमा। मांग जमा, ये जो 2 खाते हैं इनको मिला के कहते हैं टर्म डिपॉजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। M1 M2 में मैंने आपको समझाया हुआ है, जब मनी सप्लाई आप कैलकुलेट करते हैं। हिंदी में कहते हैं सावधिक जमाएं। सावधिक जमा। अब देखिए एक चीज को समझिए, क्या मतलब है। ये जितने भी अकाउंट आप बैंक में खोलते हैं ना, जिसके लिए आपको डेबिट कार्ड मिलता है, आप जब चाहे पैसा उसमें से निकालते हैं, अपने जो भी आप सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, ये सब इसमें आता है। चालू खाता ये जनरली बिजनेस पर्पस से खोला जाता है। एक दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करना हुआ, कई बार पैसा डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, जनरली इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इस पे इंटरेस्ट मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। अब यहां आ जाइए, स्थायी जमा, इसको कहते हैं एफडी। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए है, उसको 5 साल के लिए फिक्स कर दिया कि 5 साल के बाद एक निश्चित इंटरेस्ट जोड़ के हमको वो पैसा वापस मिलेगा। जाहिर सी बात है यहां से ज्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट यहां मिलता है, क्योंकि 5 साल तक के लिए बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करती है। आवर्ती जमा होता है, ये भी 4-5 साल 3 साल के लिए होता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि आप हर महीने 2 महीने 3 महीने कुछ ना कुछ पैसा ऐड करते रहते हैं, लास्ट में एक लमसम अमाउंट जोड़ के आपको मिलता है। तो ये दोनों जो अमाउंट हैं, इसको आप कुछ समय के बाद निकालते हैं, बैंक उसको कुछ समय तक इस्तेमाल करता है, इसलिए यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जबकि यहां पर क्या होता है, इस अकाउंट में से आप पैसा कभी भी मांग सकते हैं, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, और यहां इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलता है। आ रही बात समझ में? तो ये वो 4 तरह के जमा है, ये 4 तरीके के डिपॉजिट्स हैं जो व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक अपने पास रखती हैं, और जो कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, लोगों के द्वारा प्राप्त करती हैं। तो पहले तो इन जमाओं को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है डिमांड डिपॉजिट कौन सा है, सावधिक या टर्म डिपॉजिट कौन सा है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप M1 निकालते हैं, मैंने बताया हुआ है, तो M1 में केवल M1 में क्या पढ़ा था आपने, मनी सप्लाई का तरीका है C+DD + OD। ठीक है, तो इसमें करेंसी और डिमांड डिपॉजिट आता है। तो डिमांड डिपॉजिट में केवल 2 ये खाते आते हैं। बाद में जब आप M3 तक पहुंचते हैं तो उसमें बैंकों के ये सावधिक जमाएं आ जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहला जो काम है कमर्शियल बैंक का, जमा प्राप्त करना, उसमें 4 तरीके के ये अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब ऋण प्रदान करना, किस तरह के ऋण देती है, तो साधारण एडवांसेस, सिंपल लोन्स, नगद साख, कैश क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है बैंक। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको बैंक ने कहा कि हम आपको 50,000 का
यानी 50,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप कभी भी 1.5 लाख रुपए तक का पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। यानी जितना अमाउंट भी आपके बैंक में होगा उससे 50,000 तक ज्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं। ये आपके क्रेडिट को देखते हुए, आपके अच्छे व्यवहार और अच्छे बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को देखते हुए बैंक देती है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक देती है, वो एक तरह का लोन ही हुआ। विनिमय बिलों में कटौती, जो एक्सचेंज रेट बिल आप लेके जाते हैं उसमें काट के पैसा और आपको आगे का पेमेंट करना, जो उसका आप जो कह सकते हैं उसका जो कमीशन होता है या उसका जो हिस्सा बनता है वो काट के आपको पैसा देती है। तो इस तरीके का ऋण प्रदान वो बैंक करती है, व्यापारिक बैंक करती है। तो पहला फंक्शन वो जमा स्वीकार करेगी, दूसरा फंक्शन वो आपको ऋण प्रदान करेगी या लोन देगी। अब कुछ एजेंसी संबंधी कार्य करती हो। क्या होता है? धन का स्थानांतरण। मान लीजिए कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, आपने एनईएफटी सुना होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। एनईएफटी करती है, आरटीजीएस करती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक आप पैसा ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये काम एक एजेंसी का हो गया। लाभांश और ब्याज का संग्रह, आपका जो डिविडेंड है या जो इंटरेस्ट है उसको इकट्ठा करना, आपने वो काम दे रखा है बैंक को, उसके बदले वो कमीशन ले लेती है। ग्राहकों का रुपया एकत्रित करना, मान लीजिए कई जगह से पैसे इकट्ठे करने हैं, कई बिजनेस फर्म है तो वो कामों करेगी। प्रीमियम और अन्य दायित्वों का भुगतान करना, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज लेते हैं उसको ईएमआई बनवा देते हैं, या कोई आपका मान लीजिए कि आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है उसका प्रीमियम भरना है, तो हर महीने ऑटोमेटिकली बैंक से वो पैसा कट के चला जाता है। ये काम करना भी बैंकों का दायित्व है। प्रतिभूति खरीदना और बेचना, यानी कि बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को खरीदना, बेचना, उसे पैसा कमाना, ये काम भी क्या है? ये बैंकों का काम होता है। तो कई बार पैसा आपका लेकर वो इन्वेस्ट भी करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो ये जो काम बैंकों का है, वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी संबंधित काम है। ठीक है, सॉरी, कुछ विविध कार्य भी करती है इसके अलावा। जैसे मान लीजिए बहुमूल्य संपत्ति कोई है, बैंक को हवाले आपने कर दिया, उसकी सुरक्षा करेगी। ठीक है, आपने लॉकर सुविधा का नाम सुना होगा। ठीक है, लॉकर सुविधा, कई बार आपके पास बहुत महंगे गहने होते हैं, उन गहनों के लिए आप लॉकर लेते हैं, बैंक उसको संभाल के रखती है। यात्री चेक जारी करना, साख संबंधी सूचनाएं समय समय पर देना कि भाई क्रेडिट को लेकर क्या इंफॉर्मेशन चल रही है, मनी सप्लाई अभी कितनी है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें कई बार बताती रहती है बैंक। इसको हम विविध कार्यों में रखते हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण काम है। ठीक, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ रही होंगी। एक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करती है, जिसको कहते हैं साख निर्माण करना, या जिसको कहते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन क्या है। ठीक, पहले इसको क्रक्स में समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए इसको एक बार यहां देख लेते हैं। तो आधुनिक व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य साख का निर्माण या सृजन करना है। देश बैंकिंग संस्थाएं साख के निर्माण द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कैसे करती है? देखिए, साख का निर्माण मतलब क्या है? पैसा बनाना। आप इस चीज को समझिए कि मार्केट में आप जितना पैसा देख रहे हैं, क्या सारा पैसा लोग कमा रहे हैं? नहीं, उसमें से बहुत ऐसा काम या पैसा या ट्रांजैक्शन हो रहा है जो लोन पर हो रहा है, जो पैसा एक्चुअल में कमाया हुआ नहीं है, कहीं से लाया गया है, और इसी से इकोनॉमी चलती है। ठीक है ना। तो ये जो पैसे का क्रिएशन हो रहा है, ये बैंक करती है। कैसे करती है अभी समझते हैं 1 मिनट में, और इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। सेयर्स ने कहा कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं, मुद्रा का निर्माता भी है। तो बैंक मुद्रा का निर्माता कैसे है, इसको भी 1 मिनट में समझ लेंगे। बैंक मुद्रा का निर्माण करते हैं, उसे बैंक मुद्रा या साख मुद्रा कहते हैं। बैंक मुद्रा या साख मुद्रा का संचालन व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। इसका संबंध बैंकों में जमा जनता के उस धन से है जिस पर लिखे गए चेकों के प्रयोग द्वारा मुद्रा का प्रतिनिधित्व होता है। तो बैंक का, जनता का पैसा है, उस पैसे का फिर चेक देकर और उससे फिर पैसा बनाया जाता है। कैसे, इसकी समझ लेंगे अभी। अब यहां से समझते हैं कि साख निर्माण और क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है। देखिए, बैंकों के पास 2 तरह का अकाउंट या जमा होता है। एक होता है प्राथमिक जमा या नगद जमा, एक होता है व्युत्पन्न जमा या साख जमा। अब इसका मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए लेट सपोज ये पर्सन है और ये आते हैं बैंक में। ठीक है, यहां समझते हैं इसको एक्चुअली। देखिए, लेट सपोज कि ये पर्सन है, ठीक, ये पहुंचे कहां? बैंक में। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर जमा किया अपना 100 रुपए, 100 रुपीज। ठीक, 100 रुपए यहां जमा कर दिया। अब ये जो जमा हुआ ये हो गया प्राथमिक जमा। प्राथमिक जमा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 100 रुपए यहां पर जमा कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, बहुत टेक्निकल नहीं जाना है, बहुत आराम से इस प्रोसेस को समझ लेना है। तो 100 रुपए इन्होंने लाकर यहां पर जमा कर दिए। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन क्या हुआ, यहां पर एक व्यक्ति आए और उस व्यक्ति ने कहा कि हमको क्या चाहिए, लोन चाहिए। इन्होंने लोन मांगा। ठीक,
अब आपको पता है कि जो टोटल जमा बैंकों के पास आता है उसका कुछ हिस्सा तो इनको रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो सीआरआर कहलाता है। कुछ पैसा उनको अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, जिसको एसएलआर कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। ये सब करने के बाद मान लीजिए इसके पास बचा 80 रुपया बैंक के पास, और ये बोल रहे हैं कि हमको 80 रुपीज का लोन दे दीजिए। तो ये क्या करेगी बैंक, ये एक और अकाउंट खोलेगी, ठीक, और उस अकाउंट में इनके नाम से और लोन के तौर पर 80 रुपए इनको दे देगी। अब ध्यान से समझिए, बैंक में एक अकाउंट में ये 100 रुपया दिख रहा होगा, एक अकाउंट में 80 रुपया इसी में दिख रहा होगा, टोटल 180 रुपया दिखने लगेगा। इसी 100 रुपए से ये 180 रुपए दिखने लगेगा। एक आदमी का भी 100 रुपए जमा है, इनका भी 180 रुपया जमा है, भले ही लोन के तौर पर जमा है। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये महानुभाव भी तुरंत तो 80 रुपया खर्च नहीं कर देंगे बैंक से निकाल के। मान लीजिए 40 रुपया ले भी गए, तब तक एक दूसरा व्यक्ति आया और वो भी बोला हमको 40 रुपया लोन दे दीजिए, ठीक। तो एक और अकाउंट खुला और उसमें ये 40 रुपया जमा कर, इसी में का 40 रुपया यहां जमा कर दिया गया। अब कितना बैंक में दिखा रहा होगा, 180 और 40, अब ये 220 रुपए दिखाने लगेगा लगभग। यानी आप देखिए 100 रुपए, ये 100 रुपए क्या है, ये प्राथमिक जमा है, बाकी ये सारे के सारे क्या है, ये व्युत्पन्न जमा है, व्युत्पन्न जमा, ठीक, जिसकी चर्चा हम यहां पर कर रहे थे, ठीक है, ये व्युत्पन्न जमा है। तो अब ये क्या हुआ, ये टोटल 100 रुपए से 220 रुपए तक पहुंच गया मामला। यही है साख निर्माण, इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इसके टेक्निकल बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, बहुत ज्यादा इसे मैथमेटिक्स में नहीं जाना आपको, इसका प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। यानी एक व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है जो लाकर, वो प्राथमिक जमा है, उसी को कई लोगों को लोन के तौर पर दिया जा रहा है, उसी बैंक में वो लोन अकाउंट खोल के जमा किया जा रहा है, और एक पैसे से कई पैसा इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है, सब लोग उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए कर रहे हैं। यही प्रोसेस कहलाता है साख निर्माण, जो वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंकों का एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन या कार्य है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये साख निर्माण की पूरी कहानी थी। अब समझ लेते हैं व्यापारिक बैंकों का महत्व क्या है, लाभ क्या है, और कैसे व्यापारिक बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, बचत की आदत होती है, इससे सुरक्षा का प्रबंध होता है। मान लीजिए आपको कोई बचत कहते नहीं, अगर अकाउंट खोलेंगे तो आप पैसा उसमें रखेंगे तो बचत होगी। सुरक्षा का प्रबंध, आप अपने बहुमूल्य चीजें लॉकर में रख सकते हैं। पूंजी का निर्माण, आप वहां से लोन लेकर कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। धन का हस्तांतरण, अगर आपको कहीं पैसा या कैश ट्रांसफर कर रहे हैं आप इजीली बैंक से करवा सकते हैं। देशाटन की सुविधा, आपको यात्री चेक मिल जाता है, आप घूम सकते हैं। भुगतान की सुविधा, कहीं भी कोई पेमेंट करनी है तो पेमेंट बैंक के माध्यम से डायरेक्ट भी होता है, चेक से भी होता है, अब तो यूपीआई पेमेंट भी बैंक के सपोर्ट से होने लगे हैं। तो ये सारी चीजें आप व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंकों की मदद से कर सकते हैं। व्यापार में सुविधा, जाहिर सी बात है, आप करेंट अकाउंट खोल लीजिए, बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन है वो पैसा लाके बैंक में रख दीजिए, सारी सुविधा मिलती है। साख की सुविधा यानी क्रेडिट का आपको सुविधा मिलती है। सरकार को लाभ, जाहिर सी बात है, बैंक पैसा कमाती है, अपना लाभांश देती हैं, टैक्स भरती हैं, तो सरकार को फायदा होता है। आयात निर्यात में सहायक, जाहिर सी बात है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसमें हेल्प करते हैं। धातु मुद्रा के प्रयोग में बचत, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बैंक रहेगा तो आप चेक का इस्तेमाल करेंगे, आप ऑनलाइन ट्रांसफर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जो धातु मुद्रा या मेटेलिक कॉइन्स थे उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप बैंकों के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट या कुछ भी बनवा के काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था बैंक का जो हमने देखा। तो केंद्रीय वाणिज्यिक बैंक क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनके लाभ क्या हैं, ये हमने चर्चा किया। साख निर्माण क्या है ये भी शॉर्ट में समझा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बात का और अपने ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर सकते हैं। यहां आपको क्या मिलेगा, पूरे सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा, हर चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, एनसीईआरटी का एमसीक्यू मिलेगा, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और छोटे छोटे टॉपिक में भी चैप्टर को तोड़ के हम एक एक टॉपिक देखते हैं, जैसे हमने ये टॉपिक देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क है। बस छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस और टॉपिक्स हम आप तक लेकर आते रहें। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट कमेंट में हो तो जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।